हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स को ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतः व्यक्तिगत रिश्ते बनाने से संबंधित है। देखिए, जो विकास के पहलू होते हैं, जो विकास के आयाम होते हैं, कौन कौन से आपके होते हैं। एक तो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, ठीक है, यानी जो मोटर एक्टिविटी होती है, जैसे कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है, इसमें कि अपनी बड़ी मसल्स का यूज करके किसी कार्य को करते हैं। इसके अलावा जो फाइन मोटर स्किल्स होती है, जिसमें कि जो हमारे हाथों की फिंगर्स होती है, जो छोटी मसल्स होती हैं, उनका यूज करके किसी कार्य को करते हैं। तो ये जो है किसके अंतर्गत आ जाती हैं, आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को नोट्स पे भी मेंशन कर रखी है। तो जिन्होंने नोट्स को परचेज कर रखा है वो लोग नोट्स को अच्छी तरीके से एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ होता है आपका जो संज्ञानात्मक विकास, यानी हमारे संज्ञान का विकास कितना हुआ, हमारा बौद्धिक विकास कितना हुआ, हमारे सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता है वो कितनी विकसित हुई। तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है। इसके साथ साथ होता है सामाजिक विकास, ठीक है। जो सामाजिक विकास होता है, इसमें हम समाज के जो नियम बनाए गए हैं हम उनको कितना फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। जो समाज में रहने के तौर तरीके होते हैं, जो रवैया होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका सामाजिक विकास होता है। और इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास, यानी कि हमारा जो इमोशंस होता है उन पे जो है हमारा कितना कंट्रोल है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, ठीक है, कहाँ पर गुस्सा होना है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ में धीरे धीरे समय के साथ विकसित होती चली जाती है। जैसे जो छोटा बच्चा है, अब उसको जो है भूख लगेगी तो वो कहीं पर भी रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमको पता चल जाता है कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, ठीक है, कहाँ पर गुस्सा होना है। तो ये आपका होता है संवेगात्मक विकास, जो कि आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो आप जो है ये विकास के डोमेन, ये विकास के आयाम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतः व्यक्तिगत रिश्ते बनाने से संबंधित है। देखिए, समाज की यहाँ पर बात हो रही है तो किसके अंतर्गत आ जाता है, आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञान के अंतर्गत तो आपका आ जाता है कि अगर आपका जो है बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा होता है, तर्क करने की क्षमता का विकास हो रहा होता है, ठीक है, तो वो आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर संवेगात्मक विकास के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर भावनाओं की बात की गई रहती तो आपका संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता। शारीरिक विकास के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर मोटर एक्टिविटी की बात की जाती तो आपका शारीरिक विकास के अंतर्गत आता, ठीक है। बट यहाँ पर समाज की बात की गई है तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। देखिए, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो किस कारण से होता है, उसकी हेरिडिटी और उसके इन्वायरमेंट के कारण, ठीक है। यानी बच्चे को उसके पेरेंट्स के थ्रू या फिर उसके फैमिली के थ्रू जो है किस तरीके की आनुवंशिकता मिली, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चा किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसकी फैमिली का माहौल कैसा है, ठीक है, उसके आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनका माहौल कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो क्या होता है, हेरिडिटी, यानी कि उसकी आनुवंशिकता और उसके इन्वायरमेंट, वातावरण का गुणनफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बारे में पूछ रखा है कि संपूर्ण विकास के लिए क्या जिम्मेदार है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हेरिडिटी। अभी मैंने आप लोगों के साथ में ये चीज़ डिस्कस की कि जो आनुवंशिकता होती है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, ये हमारे विकास में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारे विकास में जो है किसी बच्चे की हेरिडिटी मान लीजिए अच्छी मिली हुई तो जो उसका विकास होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है। किसी बच्चे की जो है हेरिडिटी अच्छी नहीं मिली हुई है, ठीक है, मान लीजिए उसको जन्म से ही कोई विकार है, तो जो उसका डेवलपमेंट होता है वो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जिस तरीके की उसको हेरिडिटी मिली हुई है। तो ये फैक्टर तो प्रभावित करता है, यानी जो हेरिडिटी है तो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ दे रखा है भौतिक वातावरण। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जो है किस तरीके के वातावरण में रह रहा है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के जो फैमिली का इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपस में जो है घुलने मिलने वाले लोग अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चा भी फिर उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा, उसी तरीके से बातचीत करेगा, ठीक है, उसी तरह से वो व्यवहार करेगा। बट एक बच्चा है जिसकी फैमिली में जो है मार काट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, तो फिर बच्चा जो है उसी तरीके की चीज़ें को फॉलो करने लगेगा, उसी तरीके की चीज़ों को वो सीख जाएगा, है ना। तो जो हमारा भौतिक वातावरण होता है, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ सामाजिक परिवेश, बच्चा किस तरीके के समाज में रह रहा है, ठीक है, जो आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं, ये भी बच्चे के विकास को
प्रभावित करता है। तो ये तीनों ही फैक्टर जो है बच्चे के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका इन्वायरमेंट होता है इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा सामाजिक परिवेश, क्योंकि ये भी आपका इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है ना। जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। इन्वायरमेंट में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, धर्म आ जाएगा, संस्कृति आ जाएगी, स्कूल आ जाएगा, ठीक है, समाज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तीनों ही फैक्टर जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही आपके सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केवल हेरिडिटी की बात हो रही है तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। एक पक्ष विकास को नहीं प्रभावित करता है, विकास को कई सारे पक्ष जो है प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, डैश कहलाती है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर बच्ची है जो कि अपने माता पिता के साथ में, जो उसके समकक्षी, जो उसके साथी समूह है, इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे अंतःक्रिया करके समाज में रहने के तौर तरीके सीख रही है, सामाजिक कौशल सीख रही है, विचारों को सीख रही है, ठीक है, मूल्यों को सीख रही है। तो बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, अपना सामाजिक विकास कर रही है, ठीक है। सोशलाइजेशन उसका हो रहा है, यानी कि सामाजिकरण उसका यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि आप खुद सोचिए कि जो आपका सामाजिकरण हुआ है वो कहाँ से हुआ है, आपने अपने फैमिली में किस तरीके की चीज़ें देखी, ठीक है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, जो आपके साथी समूह हैं वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है, जो जिस तरीके के आप समाज में रह रहे हैं वहाँ पर कौन सी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, तो वहीं से तो आपका जो सामाजिकरण है वो हुआ है, जो सोशलाइजेशन है वो हुआ है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है वो कहाँ से सीखी, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने साथी समूह से, ठीक है, अपने फैमिली से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से। तो यहीं से तो आपका सोशलाइजेशन हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है। तो ये बच्ची भी वही कर रही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा था, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत हो उसको संकेत या फिर इशारे देना, ठीक है। यानी मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसको वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी एक पॉइंट पर, तो आप बच्चे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ना बताइए, सिर्फ उसको थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ताकि जो बच्चा है वो आगे के जो स्टेप्स हैं उनको खुद सॉल्व कर ले, है ना। इसकी बात कौन करता है, तो लेव वाइगोस्की करते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है क्योंकि जो बच्ची है वो किसी से संकेत या फिर मदद नहीं ले रही है, ठीक है, या फिर उसको मदद प्रोवाइड भी नहीं की जा रही है। यहाँ पर तो जो बच्ची है वो खुद चीज़ों को सीख रही है। तो यहाँ पर जो बच्ची है उसका सामाजिकरण हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन आपका यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, है ना, थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना। जैसे कि मान लीजिए आज आपने सीटेट का मॉक टेस्ट दिया और आपके यहाँ पर 90 नंबर आए, है ना, और आप जो क्या कर रहे हैं उस पर थिंकिंग कर रहे हैं कि अच्छा मैंने कहाँ पर क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए। जो आपने जो है थिंकिंग करके क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, फिर उस पर आप वापस से थिंकिंग कर रहे हैं कि अच्छा मैंने कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन गलत किया, कौन कौन से मिस्टेक की, ठीक है, जिस वजह से मेरे ऑप्शन जो है गलत हुए। तो ये क्या होता है, आपका मेटाकॉग्निशन होता है, अधिसंज्ञान होता है, एकीकरण यानी कि चीज़ों को एकीकृत करना। तो इसकी भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर तो सोशलाइजेशन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश में कठिनाई आती है, ठीक है। अब देखिए जो जीन प्याजे हैं जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी। एक तो बताया इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, जिसमें बच्चा जो होता है अपने सेंसेस के थ्रू, जो 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू चीज़ों को सीखता है। दूसरा जो इन्होंने बताया वह है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बताया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और लास्ट स्टेज जो है इनकी वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा है वह प्याजे की 3rd स्टेज के बारे में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होगा वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश में कठिनाई आती है। देखिए जो प्याजे की 3rd स्टेज है, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है। इसमें बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में सोच पाता है, तर्क कर पाता है, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, बच्चा जो है तर्क कर पाता है चीज़ों के लिए। इसके साथ साथ जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं, जो मूर्त चीज़ें होती हैं जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है, उसके बारे में भी बच्चा थिंकिंग कर पाता है, सोच पाता है। बट यहाँ पर उसको क्या चीज़ करने में कठिनाई आती है, जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है। बच्चे के सामने जो चीज़ें नहीं होंगी बच्चा उसके बारे में सोच नहीं पाएगा, ठीक है। ये बच्चा कब कर पाता है, जब प्याजे की लास्ट स्टेज में आता है, यानी कि 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, तब बच्चा जो है अमूर्त चिंतन कर पाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है। इसी में जो है परिकल्पित निर्माणात्मक तर्क भी
बच्चा कर पाता है। ठीक है, यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं होती हैं उसको भी बच्चा जो है सोच पाता है, थिंकिंग कर पाता है। जैसे कि जो नियम वगैरह होते हैं जो सिद्ध करने वाले होते हैं, ठीक है, उनका बच्चा प्रूव कर पाता है। यही क्या होता है आपका परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होता है, जो कि बच्चा 11 से लेकर के 18 साल में कर लेता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। देखिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये बच्चा 2 से 7 साल में ही कर लेता है। ठीक है, तो जब 2 से 7 साल में कर रहा है तो सिंपल सी बात है 7 से वो 11 साल में भी कर लेगा, है ना। तो ये तो बच्चे के अंदर होती है। इसके साथ साथ दे रखा है संरक्षण के कार्य, यानी जो बच्चा होता है वो ये समझ जाता है कि बर्फ़ से पानी भी बनाया जा सकता है और पानी से बर्फ़ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, वो संरक्षण भी कर लेता है। तो ये भी जो है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कर लेता है, यानी जब 7 से 11 साल तक का होता है। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। बिल्कुल सही बात है, इसी को करने में बच्चे को कठिनाई आती है। ठीक है, बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये चीज़ नहीं कर पाता। ये कब कर पाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी जो प्याजे की 4th स्टेज होती है जिसमें बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, उसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चा कर पाता है। तो जब बच्चा इस स्टेज में कर लेता है तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी इसको जो है इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करने में क्या होगी, कठिनाई आएगी। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रमबद्धता के कार्य, देखिए जो बच्चा होता है जो सीक्वेंस में चीज़ें लगाना होता है वो भी लगा लेता है, कब, जब वो 7 से 11 साल तक का होता है, यानी कि प्याजे की 3rd स्टेज में होता है ना। तो ये भी कर पाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि पूछा था हमसे यहाँ पर कि कौन से जो है कार्य करने में बच्चे को कठिनाई आएगी। तो यही वाला कार्य करने में बच्चे को कठिनाई आएगी, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चा इस स्टेज में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्याजे की 4th स्टेज में बच्चा कर पाता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में माना जाता है। देखिए जब भी सामाजिक रचनावादी की बात हो, ठीक है, तो लीव वाइगोस्की के साथ में, क्योंकि जो लीव वाइगोस्की है ये किसकी बात करते हैं, समाज के थ्रू सीखने की बात करते हैं, कल्चर संस्कृति के थ्रू सीखने की बात करते हैं, इसके अलावा लैंग्वेज के थ्रू सीखने की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और लैंग्वेज भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और इनका संबंध किससे, इनका संबंध है रचनावाद से, जो कि किस पे आपका बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जो है कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखे। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी इसका क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशो कल्चरल थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी BF स्किनर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। देखिए जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छी तरीके से सिर्फ डाउन कीजिए। ठीक है, बाकी BF स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ठीक है, JP गिलफोर्ड हो गए, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि आप पूरा इनको डिटेल में पढ़ने बैठ जाए। नहीं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उनको ही पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी अच्छी तरीके से रीड डाउन कर लीजिएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास की बात की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन में प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखा होगा, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था इस वर्ड के बारे में, इशारे व संकेत। तो इसकी बात कौन करता है, लेव वाइगोस्की। अगर आपको पता होगा तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था कि जब भी इशारे व संकेत की बात हो तो आप जाइएगा लेव वाइगोस्की के साथ में, क्योंकि किसकी बात करते हैं, स्कैप फोल्डिंग की बात करते हैं, पहाड़ की बात करते हैं। इसी को आपको जो है अलग अलग नाम से देखने को मिल जाएगा। हिंदी में कभी कभी इसको ढांचा कह देते हैं, है ना, कभी कभी इसको मचान कह दिया जाता है। तो हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, बट इंग्लिश में एक ही नाम देखने को मिलेगा, स्कैप फोल्डिंग। तो इंग्लिश में ही याद कीजिएगा। ये क्या होता है, जैसे कि बच्चे को मान लीजिए कोई स्किल्स सीखने में या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पर कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, या फिर बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताइए बच्चे को, सिर्फ उसको जो है किसी एक पॉइंट पर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, थोड़ा सा इशारा दे दीजिए, संकेत दे दीजिए, ताकि जो बच्चा है वो आगे के जो स्टेप्स हैं उनको खुद सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में तो उनको साइकिलिंग आती नहीं है, तो जब वो साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से हल्का सा सपोर्ट करके रखते हैं, पीछे से साइकिल को पकड़ के रखते हैं। तो वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चे को स्कैप फोल्डिंग दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि बच्चे को मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो यही बात आपके लिए वाइगोस्की कहते हैं, इसी का नाम जो इन्होंने स्कैप फोल्डिंग दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
जो टीचर है वो यहाँ पर क्या कर रही है, बच्चों को थोड़ा सा संकेत दे रही है और इशारा दे रही है, ताकि जो बच्चा है वो खुद जो है चीज़ों को सॉल्व कर पाए, बस थोड़ी सी बच्चे को यहाँ पर हेल्प मिल जाए, सहायता मिल जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनुबंधन, देखिए जो कंडीशनिंग होता है ये आपका, इसकी जो बात है ये व्यवहारवादी करते हैं, जो स्किनर थॉर्नडाइक हैं ये लोग बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका। निष्क्रिय अनुकरण, देखिए जब भी आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है, इसमें जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा होगा वो क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, सक्रिय होकर के किसी कार्य को करेगा। निष्क्रिय जो वर्ड है ये अगर आप को ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो उस ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ठीक है, रटकर स्मरण, फिर से ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। देखिए जो NEP है, NCF है ना, वो क्या कहते हैं कि बच्चे को रटन पद्धति पर आधारित शिक्षा प्रोवाइड नहीं करनी है, बच्चा कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखे, है ना, कुछ क्रिया करके चीज़ों को सीखे, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये भी क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव टाइप वर्ड होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षक की गतिशीलता। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक क्या होना चाहिए, गतिशीलता होना चाहिए, यानी कि मोबिलिटी होना चाहिए, इससे जो बच्चा होता है उसको सीखने को सुगम बनाए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यही हो गया कि बच्चा तो चीज़ों को सीख ही रहा है। ठीक है, वो सीखने की जो जिज्ञासा है बच्चे के अंदर, जो क्यूरियोसिटी है वो हर एक बच्चे के अंदर होती है, बट जो टीचर होता है वो क्या करता है, बच्चे के सीखने को सुगम बनाता है ना। तो यही बात यहाँ पर क्या रखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, यानी कि जो लचीला समूहीकरण होता है, ठीक है, बच्चे को जो समूह बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसी बच्चे को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है चीज़ें भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बच्चे की स्वायत्तता, यानी बच्चा जो है सीखने के लिए स्वतंत्र हो, कोई भी क्वेश्चन कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा क्वेश्चन कर रहा है टीचर उसको डांट दे, तो ये नहीं करना है। बच्चा जो भी क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, आपको उसको समझना है, उसको अच्छी तरीके से बच्चे को जो है चैलेंज करना है उस क्वेश्चनों को, क्योंकि बच्चे के अंदर मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जो गलत अवधारणाएं होती हैं ये बच्चे के अंदर बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाती हैं, तो इसको एज ए टीचर के रूप में जो है क्वेश्चन के थ्रू चैलेंज करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उन चीज़ों को खुद समझे कि अच्छा ये चीज़ क्यों हुई है ऐसे, है ना, विश्लेषण करें उन चीज़ों को। तो बच्चा जो है सीखने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि स्वायत्तता होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है। बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, सही बात है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होती है। हो सकता है कोई बच्चा जो है एक तरीके की सामग्री से सीखे, कोई बच्चा दूसरे तरीके की सामग्री से सीखे, तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं ये क्लासरूम में बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो चारों ही बातें आपकी यहाँ पर सही है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही सही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियाँ। ठीक है, अब देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि 8 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बात की, बहुबुद्धि का इन्होंने सिद्धांत दिया, तो ये 8 प्रकार मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है, तो अच्छी तरीके से रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या दे रखा है, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। देखिए यहाँ पर तर्क देख के ये मत सोचेगा कि ये तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आ जाएगा, नहीं। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता के अंतर्गत जो लोग कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं, जो लोग लॉजिक करके जो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तर्क गणितीय बुद्धि होती है ना। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आलेख की बात की जा रही है। ठीक है, बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन की बात की जा रही है। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। देखिए जो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि किसके अंदर होगी, जिनका अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, है ना। इसके अलावा जो लोग सर्कस में काम करते हैं, जो लोग डांसर होते हैं, उनके अंदर भी शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होगी, वो लोग अपनी बॉडी को जैसे मन करे वैसे रोटेट कर लेते हैं, है ना। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी बात ही नहीं हो रही है। इसके साथ साथ दे रखा है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसके अंतर्गत होती है, जो व्यक्ति दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा के बारे में बता पाए, जैसे जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है। तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि, जिनके अंदर स्थान की समझ होती है, जो लोग जो है जो घरों के नक्शे वगैरह होते हैं उनको डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होता है उनको डिज़ाइन कर लेते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, इसके अलावा जो मूर्तिकार होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही दे रखा था कि बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल, तो ये किसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, स्थानिक बुद्धि वाले के अंतर्गत आ जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाषा व सोच विकास। ठीक है,
एक दूसरे से स्वतंत्र है। देखिए जो लैंग्वेज और थॉट होती है ये क्या होती है, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, है ना। तो एक दूसरे से स्वतंत्र है ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है, यानी जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे सोच है, ये समाज से बिल्कुल स्वतंत्र है, समाज द्वारा प्रभावित ही नहीं होते हैं, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम जिस तरीके के समाज में रहते हैं, हमारे आसपास जिस तरीके के लोग रहते हैं, हमारे फैमिली में जो लोग रहते हैं, ठीक है, हम उन्हीं तरीके की लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके की जो है कहीं ना कहीं हमारी थॉट भी होती है। तो जो हमारा लैंग्वेज होता है और जो हमारी सोच होती है, दोनों ही हमारे परिवेश से प्रभावित होती है, ठीक है, कि हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरीके की आपकी थॉट होगी, फिर उसी तरीके की आप जो है लैंग्वेज भी आपकी होगी, आपकी भाषा भी उसी तरीके की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। केवल आनुवांशिक से प्रभावित होता है, न कि पर्यावरणीय कारकों से। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पर्यावरणीय कारकों होते हैं वो हमारे थॉट और लैंग्वेज दोनों को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारे आसपास किस तरीके की भाषा बोली जा रही है, ठीक है, ये हमारे भाषा को भी प्रभावित करती है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारी थिंकिंग होती है, उसको भी प्रभावित करती है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पर देखिए किसी मनोवैज्ञानिक का नाम दे रखा होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर जीन प्याजे का नाम दे रखा होता, तो जो जीन प्याजे वो क्या कहते हैं कि थॉट से लैंग्वेज आती है, यानी जो थॉट होती है वो क्या करती है, हमारे लैंग्वेज को प्रोसीड करती है, ठीक है। थॉट से लैंग्वेज आती है, ये बात कौन कहता है, जीन प्याजे। बट यहाँ पर अगर लेव वाइगोस्की की बात होती तो वो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज से थॉट आती है, ठीक है, यानी कि भाषा से विचार आता है। तो जब जीन प्याजे से रिलेटेड यहाँ पर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम दे रखा हो, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो जो जीन प्याजे हैं उनका अगर नाम देके क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है कि ये कहते हैं कि विचार से भाषा आती है, थॉट से लैंग्वेज आती है, ठीक है। बट अगर जो है आपको लेव वाइगोस्की का नाम देके पूछे तो ये क्या कहेंगे, लैंग्वेज। एल से लेव वाइगोस्की और एल से क्या हो जाएगा आपका लैंग्वेज। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये कहेंगे लैंग्वेज से जो है थॉट आती है, यानी जो भाषा होती है ये हमारे विचार को जो है निर्धारित करती है। ये बात कौन कहता है, लेव वाइगोस्की। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, है ना। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी क्लासेस की अपडेट होती हैं, ठीक है, जो क्लासेस की PDF होते हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ, है ना। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि उनका सेकेंड या फिर थर्ड बार वो एग्ज़ाम दे रहा है और एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बोला हुआ है कि बहुत जो है सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लगभग 5 से 6 महीने अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाते हैं, है ना, जिनका दूसरा या फिर तीसरा अटेम्प्ट होता है, तो वो लोग बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं, जिस वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो पाता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना ही होगा कि 1 महीने में 20 दिन में ऐसे एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, जो स्मार्टली स्टडी होती है वो करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वो उनको ही पढ़ते हैं। तो अगर जो है आपका सेकेंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट, तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस पर आप टाइम दीजिए ज़्यादा, ठीक है। बाकी CDP वगैरह हो गया अगर, तो CDP में जो चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट है उन पे जो है अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, और इनका जो टाइम है इसको बचा करके जो सब्जेक्ट आपका वीक है उन पर लगाइए, है ना, तभी आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाएगा। जैसे कि जो CDP है इसमें स्किनर, एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, इसके अलावा आपके हो गए हैं इस थॉर्नडाइक हो गए, ठीक है, JP गिलफोर्ड हो गए, सिगमंड फ्राइड हो गए। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, तो इनको आप पढ़ के क्या करेंगे, है ना। तो सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज रख लीजिए, बट बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत डीप में किनको पढ़ने की जरूरत है, जीन प्याजी, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की, ठीक है, NEP, NCF। इसके अलावा जो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म जो रचनावाद है, इसके अलावा जेंडर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सोशलाइजेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में जो है कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी, कहाँ से जो है कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सिर्फ आप उन्हीं को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में उनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।